जीके स्टडी विद राकेश में आपका हार्दिक स्वागत है। हमने बलबन को कंटिन्यू किया था, बलबन का राजत्व सिद्धांत पढ़ रहे थे। आज बलबन की जो समस्याएं थी उनमें समस्याओं को भी देखा था हमने। सबसे पहले मंगोल समस्या थी, तो मंगोल समस्या को कैसे दूर किया, उसके बाद में आज बलबन को कंटिन्यू करते हैं दोस्तों। तो बलबन भाई आज थोड़ा हाथ में दिक्कत है, तो लिखाई में अगर कोई नया समझ में आए तो ध्यान रख लेना भाई थोड़ा सा। बलबन की नई क्या समस्या थी, तो मैंने बताया था कि बलबन ने किस प्रकार तुर्कान ए चहलगानी का अंत किया। तुर्कान ए चहलगानी इस दल का अंत करता है, यानी इल्तुतमिश के बाद में बलबन 5 सुल्तानों को देता है, और 5 सुल्तानों पर जिस दल का सबसे ज्यादा प्रभाव था वह यही था, यानी तुर्कान ए चहलगानी के जितने भी सदस्य थे, एक्टिव सदस्य थे, वो जिसे चाहते उसे सुल्तान बनाते और जिसे चाहते उसी सुल्तान की गद्दी से हटा देते। अब बलबन के सामने समस्या यही सबसे बड़ी थी। बलबन को यह पता था कि अगर ये प्रभाव में रहा तो मेरा कुछ नहीं हुआ, इसलिए इसने सबसे आते ही पहले इसका अंत कर दिया। अब अंत कैसे करता है, तो एक व्यक्ति है, 2-3 व्यक्तियों के नाम बता देता हूं, मोस्ट इंपोर्टेंट है अभी। शेर खां सुमान व बठिंडा का इक्तेदार था। सुमान और बठिंडा का इक्तेदार शेर खां को बर्नी ने वीर सेनानी कहा है, यानी इसको बर्नी ने उपाधि दी है। बर्नी ने कहा है इसे वीर सेनानी। अब वीर सेनानी है, बलबन भी अच्छा सेना नायक था। अब ये देखो, ये भी एक अच्छा सेना नायक है, तो बलबन इसे स्वाभाविक तौर पर अपना प्रतिद्वंदी मानता था। बलबन इसे स्वाभाविक तौर पर अपना प्रतिद्वंदी मानता था, यानी ये भी एक अच्छा सेना नायक था और ये भी एक अच्छा सेना नायक है, तो दोनों के बीच में अपना प्रतिद्वंद बढ़ गया, कंपटीशन बढ़ गया था, सीधी सी बात। तो बलबन ने क्या किया, इसको विष देकर हत्या करवाई। विष देकर हत्या करवाई। तो बस इसकी सबसे बड़ी, अगर प्रश्न पूछा जाएगा तो इसकी उपाधि से पूछा जाएगा, यानी बर्नी ने किसे वीर सेनानी की उपाधि से नवाजा तो शेर खां को। कहां का इक्तेदार था, तो सुमान में बठिंडा का इक्तेदार। एक और मलिक बकबक, ये बदायूं का इक्तेदार था। मलिक बकबक बता देता हूं, बस कोई खास बात है तो भी बता दें। मलिक बकबक 2-3 नाम है। मलिक बकबक ये भी आपका अवध का इक्तेदार, बदायूं का इक्तेदार था। बदायूं एक बहुत बड़ी, यानी बदायूं की इक्ता मिलना बहुत बड़ी बात थी। यानी सुल्तान के सामने जिस व्यक्ति का पद बड़ा होता था, जिस व्यक्ति को सुल्तान पसंद करता था, उसी व्यक्ति को बदायूं का इक्तेदार मिलती। यानी बदायूं एक बहुत बड़ी रियासत थी, यानी बदायूं का इक्तेदार होना बहुत बड़ी बात थी। अब ये बदायूं का इक्तेदार है। अब ये बदायूं का इक्तेदार है, इसने एक बार क्या किया, यानी तुर्कान ए चहलगानी का सदस्य है, एक्टिव सदस्य है, सक्रिय सदस्य है, तो इसने क्या किया, एक बार सैनिक को कोड़ा मार दिया। तो बलबन ने इसको कोड़े से पिटवाया था, यानी इसकी बेइज्जती करता है बलबन। ये बदायूं का इक्तेदार था। लिख देता हूं, बदायूं का इक्तेदार। बस याद रखना है कहां कौन इक्तेदार। इसके बाद में हेवात खां। हेवात खां अवध क्षेत्र का इक्तेदार था। अवध का इक्तेदार। अवध क्षेत्र का इक्तेदार था। हेवात खां को 500 कोड़े मरवाए थे बलबन। यानी किस प्रकार तुर्कान ए चहलगानी का निर्मम तरीके से बलबन दमन कर रहा है। ये देखो, ये बहुत बड़े इक्तेदार थे, बहुत बड़ी इक्ता के इक्तेदार थे, लेकिन इनका दमन करवा रहा है। यानी इसको कोड़े मरवाता है, 100 कोड़े इसको मरवा, इसको 500 कोड़े मरवा दिए, और तो और इसको इक्तादारी के पद से हटा दिया। इक्तादारी के पद से हटाया, अब 10 कर दिया भाई। एक और व्यक्ति है जिसका नाम है अमीन खां, ये मोस्ट है, अमीन खां। अभी हम पढ़ेंगे, जैसे विद्रोह पढ़ेंगे तो बंगाल में विद्रोह होगा, बंगाल में विद्रोह करेगा तरगी बेग। अब जैसे ही विद्रोह होगा तो सबसे पहले बंगाल विद्रोह का दमन करने ये अमीन खां ही जाएगा। जैसे अमीन खां जाता है तो तरगी बेग बहुत अच्छा सेना नायक था। अमीन खां
तरकीब 1 से हार जाता है। जब ये हार कर वापस लौटता है तो बलबन इससे नाराज हो जाता है और नाराज होकर बलबन ने इसकी हत्या करवा दी, हत्या करवा दी। और इसको, इसका जो शव था ना, इसके शव को अवध के फाटक पर टंगवा दिया था, अवध के फाटक पर टंगवाया। तो इस प्रकार तुर्कान ए चहलगानी के कुछ सदस्य थे, कुछ बड़े इक़्तिदार थे, जिनका इस प्रकार निर्मम तरीके से दमन किया गया, तो बाकी से सदस्य वैसे ही अपने आप चले जाते हैं। तो ये ध्यान रखना भी तुर्कान ए चहलगानी के सदस्यों, यानी मोस्ट जितने भी सदस्य थे उनका मैंने सबका नाम ले दिया। तो इस प्रकार तुर्कान ए चहलगानी जो समस्या थी उसका अंत करवा दिया जाता है बलबन के द्वारा। नई इसने बलबन ने बरीद यानी गुप्तर व्यवस्था की ओर गौर करता है, यानी इस समय तक कोई गुप्तर अच्छी कोई गुप्तर व्यवस्था नहीं थी, इसलिए इसने गुप्तर व्यवस्था पर ध्यान दिया। गुप्तर व्यवस्था पर ध्यान देता है और गुप्तरों को नियुक्त करता है। गुप्तरों को कहा जाता था बरीद ए मुमालिक, बरीद ए मुमालिक का सर्जन करता है, यानी गुप्तरों का हेड है भी। अब आप सभी जानते हैं भी देश की खुफिया एजेंसी है जैसे हेड, अगर देश के पास में अगर खुफिया एजेंसी नहीं है तो उसकी शासन या प्रशासन व्यवस्था, लोक व्यवस्था है, वो उतनी सुचारू तरीके से चल नहीं पाती। यानी कौन प्रशासन के खिलाफ में क्या साजिश रच रहा है इसके बारे में पता ही नहीं चल रहा था। तो सुल्तान बलबन सुल्तान बनता है, इसने गुप्तर व्यवस्था की ओर ध्यान देता है और बरीद ए मुमालिक का गठन करता है। और बरीद शब्द का तात्पर्य क्या होता है, तो गुप्त होता है, ये ध्यान रखना। हालांकि हम अलाउद्दीन खिलजी आएंगे तो उसने तो गुप्तर व्यवस्था को इतना ध्यान दिया तो 3-3 गुप्तर बना दिए, यानी गुप्तरों के ऊपर गुप्तर बना दिए, जिसे महानयान कहेंगे। वो अलाउद्दीन खिलजी के समय बढ़ चढ़ कर आएगी। नेक्स्ट है इक्तेदारों की समस्या। मोस्ट लगाओ भी, अगर प्रश्न पूछा जाता है तो यहां से बराबर बनने की संभावना है। इक्तेदारों की समस्या, इक्तेदारों की समस्या को बलबन ने कैसे निपटा? सबसे पहली बात तो इसने क्या किया, दोआब में जितनी भी इक्ता थी, यानी दोआब क्षेत्र में, दोआब क्षेत्र की इक्ताओं की जांच करवाई, इक्ताओं की जांच करवाई। अब दोआब क्षेत्र की इक्ताओं की जांच इसलिए करवा रहा है, समझने का प्रयास करना। यानी मान लीजिए कोई इक्तादार था, इसको इक्ता मिल गई, अब ये मर गया है या अपने पद से चला गया है, लेकिन इसके वंशानुगत इस इक्ता का प्रयोग कर रहे हैं, तो इसलिए ये जानना चाहता है कि वास्तव में इक्ता जिसको दी गई क्या वो उसका उपभोग कर रहा है या नहीं कर रहा। इसके लिए इसने जांच करवाई जाती है। और इसका एक मित्र था, फरकुशर शायद नाम था, उसके कहने पर इसने इक्तेदारों पर एक नया प्रावधान जो हम प्रशासन में पढ़ेंगे, यानी दोआब की इक्ताओं की जांच करवाई जाती है। और जो अमीर मर चुके थे, यानी जो मैंने बताया जो अमीर मर चुके थे, अमीर मर चुके थे, उनकी इक्ताओं का अधिग्रहण करता है, उनकी इक्ताओं का अधिग्रहण किया भी इसने, यानी अपने कब्जे में कर लेता है। और तो और दोआब में इक्ता का आवंटन बंद कर दिया इसने, दोआब में इक्ता का आवंटन बंद कर दिया, आवंटन बंद किया भाई। और सबसे महत्वपूर्ण है, स्टार लगाना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है इसमें। अब तक इक्तादार के क्या अधिकार थे? इक्तादार के अधिकार, इक्तादार के अधिकार, इक्तादार के 2 अधिकार थे। यानी एक तो ये प्रशासन को संभालता था, यानी इसके सैनिक अधिकार थे। एक ये राजस्व वसूली करता था, यानी आय व्यय का लेखा जोखा सब जो भी वित्त। एक तो ये इसके प्रशासन के अधिकार थे, प्रशासन के अलावा इसके पास में राजस्व अधिकार थे। अब बलबन इसमें क्या चेंज करता है, तो बलबन सिर्फ और सिर्फ इसको प्रशासनिक अधिकार देते थे, यानी सैनिक व्यवस्था को संभालने का अधिकार इसने दे दिया। और इसने राजस्व वसूली के लिए एक नया अधिकारी नियुक्त कर दिया था, आप इसे लगाएं इंपॉर्टेंट। और इसने नए अधिकारी की नियुक्ति की थी, उस अधिकारी का नाम था ख्वाजा। 10वें बार प्रश्न पूछा गया है कि ख्वाजा नामक अधिकारी की नियुक्ति किसने की थी, तो किसने की थी, तो बलबन ने की थी।
यानी इक्तादारों की समस्या, इक्तादारों के अधिकार क्षेत्र थे, दो अधिकार थे, एक तो वो सैनिक व्यवस्था को देखते थे, एक राजस्व वसूली भी वो करते थे। बलबन इसमें चेंज करता है, बलबन ये कहता है इक्तादार सिर्फ प्रशासनिक यानी सैनिक व्यवस्था को ही देखेगा, राजस्व वसूली के लिए मैं एक नया अधिकारी ला रहा हूं और उस अधिकारी का नाम था ख्वाजा। तो ये बात ध्यान रखना, बस सबसे महत्वपूर्ण यही चीज है। अभी ख्वाजा नामक अधिकारी की नियुक्ति किसने की थी? बलबन ने की। अब पढ़ते हैं बलबन के समय हुए विद्रोह। बस छोटे छोटे विद्रोह है बलबन के समय। विद्रोह, बलबन के समय सबसे पहला विद्रोह होता है मेवाती विद्रोह। मेवाती विद्रोह, मेवाती विद्रोह, इस विद्रोह का दमन कैसे करता है तो ये समझ लीजिए। इसने दिल्ली है, दिल्ली के चारों कोनों पर 4 किले बनवाए। मान लीजिए ये दिल्ली है और ये दिल्ली के 4 कोने हैं और चारों कोनों पर 4 किले बनवा रहे हैं। ये लो, अब चारों किलों के नाम याद रखना। ये है भोजनगर, ये है पटियाली, भोजनगर, पटियाली, आपका कामटिल, और ये पड़ता है आपका जलाली। यानी दिल्ली को सुरक्षा प्रदान करने के लिए दिल्ली के चारों ओर यानी 4 कोनों पर 4 किले बना दिए जाते हैं, पटियाली, भोजनगर, कामटिल, जलाली। मेवात के जो जंगल थे, मेवात के जंगलों के मध्य गोपालगिरी नामक सैनिक दुर्ग बनवाया। गोपालगिरी नामक सैनिक दुर्ग बनवाया। यानी मेवात क्षेत्र में जो विद्रोह होता था वो विद्रोही क्या करते, दिल्ली को लूटते और जंगलों में भाग जाते। अब जंगलों में सुल्तान को पकड़ने के लिए बड़ी बड़ी कठिनाई पड़ती थी, इसलिए इसने क्या किया, इन जंगलों को कटवा देता है। यानी मेवात के जंगलों को कटवा कर इसने मेवात के जंगलों को के बीच में एक सैनिक दुर्ग बनवाया जाता है और उस दुर्ग का नाम है गोपालगिरी दुर्ग। अब जितने भी विद्रोही थे उनकी निर्मम तरीके से हत्या करवा दी जाती। बस यही था, इसने ये 4-5 दुर्ग बनवाए थे, यही ध्यान रखने मेवात विद्रोह। कौन कौन से? पटियाली, भोजनगर, जलाली, कामपिल, मेवात के जंगलों के मध्य गोपालगिरी नामक सैनिक दुर्ग बनवाया था, ये ध्यान रखेंगे। ये था मेवाती विद्रोह। दूसरा विद्रोह हेडिंग डालें कटेहर विद्रोह। कटेहर विद्रोह, कटेहर विद्रोह कहां होता है तो ये अमरोह है, मुरादाबाद है, बरेली है, बदायूं वाला क्षेत्र है। यानी ये कटेहर कहां पड़ता है तो अमरोह है, मुरादाबाद यानी यूपी वाला क्षेत्र है, मुरादाबाद, आपका बरेली और बदायूं वाला जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में ये बदायूं विद्रोह होता है। कटेहर विद्रोह के दौरान इसने गांव के गांव जलवा दिए, गांव के गांव जलवाए। यानी मैंने आपको पहले बताया था राजस्व सिद्धांत के तहत इसने कौन सी नीति का पालन किया था तो लौ एवं रक्त नीति का। तो देख लीजिए भी गांव के गांव जलवा दिए इसने। वयस्क पुरुषों की हत्या करवा दी, वयस्क पुरुषों की हत्या करवाई। और तो और इसने क्या किया, महिला व बच्चे जितने भी बच्चे थे, महिला व बच्चे, उनको गुलाम बनाया गया। ये लो, ये पूरा कटेहर विद्रोह है। बस सीक्वेंस से ध्यान रखना है कटेहर विद्रोह किसके कालखंड में हुआ, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बस बता दिया। अमरोह, मुरादाबाद, बरेली, बदायूं, गांव के गांव जलवा दिए इसने। यानी निर्मम तरीके से सबकी हत्या करवा दिया, विद्रोह का दमन कर देता है। वैसे को जितने भी पुरुष थे उन सबकी हत्याएं करवा दी गई और महिला एवं बच्चे जितने भी थे उनको गुलाम बना दिया। और सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है जो लास्ट विद्रोह है इसके जीवन का, वह है बंगाल विद्रोह। जीवन का क्या स्वरूप, यानी इसके शासन काल में होने वाला ये अंतिम विद्रोह था और सबसे महत्वपूर्ण है।
बंगाल विद्रोह। सवाल बनते हैं भी, इसको लगाओ आप, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भी। मैंने अभी बताया था कि ये बलबन का एक दास था, बलबन के दास तुगरिल। तुगरिल यानी दिल्ली सल्तनत में पहली बार ऐसा हो रहा है कि किसी सुल्तान का ही दास उसके खिलाफ विद्रोह कर रहा है। तो बलबन के दास तुगरिल, इसका टाइमिंग पीरियड है 1275, ने विद्रोह किया था। यानी बंगाल विद्रोह का नेता कौन था? तो तुगरिल था। तुगरिल खां, यानी इससे पहले यहाँ का जो इक्तादार था ना, उसका नाम था तातर खां। तातर खां को हटाकर इसकी नियुक्ति हुई थी यहाँ, और इसी ने विद्रोह कर दिया। तो एक बात तो इंपॉर्टेंट, ये स्टार लगा के लिख रहा हूं मैं आपको, कि बलबन यानी सुल्तान के विरुद्ध दास का प्रथम विद्रोह है। सुल्तान के विरुद्ध दास का प्रथम विद्रोह। मुगीसुद्दीन की उपाधि धारण करता है और ये सुल्तान बनता है। यानी तुगरिल खां है, ये उपाधि धारण करता है मुगीसुद्दीन। मुगीसुद्दीन की उपाधि धारण की और सुल्तान बन गया। सिक्का चलवाता है, खुतबा पढ़वाता है, यानी सुल्तान बनता है। सिक्का चलवाया, अपने नाम का खुतबा पढ़वाया, हाथी नगाड़ा सब करवाता है, यानी बंगाल का स्वतंत्र शासक होने की यह घोषणा कर देता है। अब तुगरिल खान ने जैसे ही विद्रोह किया, तो इस विद्रोह का दमन करने के लिए कौन आता है? तो नियुक्ति किसकी हुई थी? तो मैंने अभी बताया था किसकी नियुक्ति हुई है भाई, आपको भी नाम बताया था, अमीन खां। अमीन खां आता है और अमीन खां आकर परास्त हो जाता है, यानी हारकर वापस लौटता है। तब बलबन ने इसकी क्या हत्या करवा दी। तो यानी बंगाल में विद्रोह होता है। तो बलबन के दास तुगरिल ने 1275 एडी में इस विद्रोह किया था। तुगरिल से पहले बंगाल का जो इक्तादार था उसका नाम था तातर खां। तातर खां को हटाकर तुगरिल की नियुक्ति होती है, लेकिन यही अपने सुल्तान के खिलाफ में विद्रोह कर देता है। सुल्तान के विरुद्ध दास का प्रथम विद्रोह कहते हैं इसे, यानी बंगाल विद्रोह। प्रश्न ऐसा पूछा जा सकता है कि सुल्तान के खिलाफ प्रथम विद्रोह, सुल्तान के विरुद्ध दास का प्रथम विद्रोह किसके कालखंड में हुआ? तो किसके कालखंड में हुआ? बलबन ने। किसने किया? तुगरिल खान ने किया। तुगरिल खां के विद्रोह का दमन करने के लिए सबसे पहले नियुक्ति किसकी होती है? तो अमीन खां की होती है, और अमीन खां परास्त हो जाता है। अमीन खां जैसे ही परास्त हुआ, तो अमीन खां के बाद में नियुक्ति होती है बहादुर नामक व्यक्ति की। यानी सबसे पहले आया अमीन खां। अमीन खां हुआ परास्त। इसके बाद में एक और व्यक्ति की नियुक्ति होती है, उसका नाम था बहादुर। ये भी क्या हुआ? परास्त हुआ। अब जैसे ये परास्त होता है, तो स्वयं बलबन रवाना हो जाता है अपने पुत्र के साथ में, और उस पुत्र का नाम था बुगरा। अभी देखो बलबन आ रहा है। बुगरा खां को बाद में बंगाल की इक्तेदारी भी मिलेगी भी, बंगाल की इक्तेदारी। अब दिल्ली का सुल्तान आ रहा है, तो एक विद्रोही की हिम्मत कितनी होती है कि वह विद्रोह कर सके, क्योंकि सुल्तान के पास में बड़ी सेना होती है। बलबन लखनौती पहुंचता है। लखनौती को मैंने बताया कि संज्ञा क्या दी थी? विद्रोहियों का नगर, यानी लखनौती पहुंचा। तो तुगरिल खान लखनौती से भागकर, ये तुगरिल खां लखनौती से भागा और उड़ीसा के जोधनगर में पहुंच गया। ये जाजनगर चला जाता है, यानी भागकर कहां चला गया? तो ये लखनौती से कहां चला गया? जाजनगर चला गया। जाजनगर कहां पड़ता है? उड़ीसा में पड़ता है। अब बलबन पीछा करता है, और बलबन पीछा करते हुए सुनार गांव तक पहुंचता है। अब ये जोधनगर में बैठा हुआ, अभी जोधनगर में बैठा हुआ, तो इसको ये उम्मीद नहीं थी कि बलबन इतना शीघ्रतापूर्ण इसका पीछा करेगा। अब बलबन क्या करता है कि 40 व्यक्तियों को लेकर एक दास को भेज देता है। 40 व्यक्तियों को लेकर एक दास का नाम है, उसका नाम है सेरनदाज।
सेरंदाज, यानी 40 व्यक्तियों को लेकर सेरंदाज कहां चला गया? जोधनगर चला गया। अब इसके अलग अलग तर्क है भी, दोनों तर्क बता देता हूं। 2 व्यक्ति है सेरंदाज के साथ में, एक व्यक्ति का नाम है जिसका नाम है मुकदिर, एक का नाम है अली। एक व्यक्ति का नाम है मुकदिर, एक का नाम है अली। मुकदिर, एक का नाम है अली। अब कुछ इतिहासकार ये मानते हैं कि मुकदिर ने तुर्गिल खां की हत्या की, तुगरिल खां की हत्या की। अब जैसे 40 व्यक्ति लेकर, हालांकि इसके पास में बहुत इनसे ज्यादा सेना थी, लेकिन ये भय फैलाया जाता है सेरंदाज का। सेरंदाज ये कहता है कि सुल्तान आया है, तो ये डरकर सभी भाग जाते हैं, यानी बिना विद्रोह कर, यानी लड़ाई भाग जाते हैं। जब ये भागता है तो इस व्यक्ति ने इसके पीछे सिर पर कुल्हाड़ी का वार किया था और कहते हैं मारा गया था, यानी तुगरिल की हत्या की थी। अब कुछ लोगों का यह मानना है कि अली ने हत्या की थी। अब इसको किसने बताया? तो बर्नी ये बताता है। बर्नी कहता है कि ये मुकदिर नामक व्यक्ति था, उसने इसकी हत्या की थी, जबकि इसामी ये कहता है कि अली ने हत्या की थी। अब आप पूछोगे सर दोनों में सही कौन है? तो भाई अब हमारी हिस्ट्री का बेस है जियाउद्दीन बर्नी, यानी जियाउद्दीन बर्नी का वर्णन हम ज्यादा पढ़ते हैं, तो आप ये मानेंगे कि मुकदिर ने हत्या की, यानी बर्नी को ऑथेंटिक मानेंगे। और जैसे मुकदिर ने हत्या की थी, तो मुकदिर को हत्या करने के बाद इसी बर्नी ने इसको उपाधि दी थी तुगरिल खां। तुगरिल कुश कहा था, ये ध्यान रखें। यानी तुगरिल कुश किसे कहा जाता है? तो मुकद्दिर को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? तो इसने तुर्गिल खां की हत्या की थी। अब एक बात ध्यान रखना, यही वो बुगरा खां था जो मैंने आपको बताया था कि ये देखो यहां पर विद्रोह का दमन हुआ बंगाल में, पूरे निर्मम तरीके से विद्रोह का दमन हुआ, जितने भी विद्रोही थे उनका सरेआम हत्या करवा दी जाती। तो बलबन और बुगरा खां एक बार क्या है, बंगाल में सीधे सीधे चले जा रहे थे, यानी सुबह सुबह आप टहल रहे थे भी, यूं कह सकता हूं। ये कोई सड़क है, इस सड़क के चारों ओर, यानी इस सड़क के दोनों तरफ शवों को खंभों पर लटका दिया जाता है। अब बलबन इसके साथ में चल रहा है बुगरा खां के। अब ये बुगरा खां को दर्शाया जाता है। बुगरा खां को बलबन कहता है कि राजत्व सिद्धांत कभी भी रक्त नहीं देखता, अगर आपने भी कभी मेरे जीवन में विद्रोह किया तो आपका भी यह असर होगा। और इसी डर के कारण जब बलबन की मृत्यु हो जाएगी तो ये दिल्ली नहीं पहुंचेगा। और इसी की उपाधि है ना, यानी बुगरा खां की उपाधि है। उपाधि का क्या नाम है? तो उपाधि का नाम है भी नासिरुद्दीन। तो ये था पूरा बंगाल विद्रोह। यानी पहले कौन आता? अमीन खां, फिर बहादुर, फिर बलबन और बुगरा खां। किस प्रकार सेरंदाज नामक व्यक्ति ने, यानी 40 व्यक्तियों के दल ने जोधनगर में जाकर हत्या कर दी। और हत्या किसने की थी? तो मुकदिर और अली नामक 2 व्यक्ति थे। अलग अलग इतिहासकारों के अनुसार अलग अलग है, आप सही किसे मानेंगे? तो बर्नी को सही मानेंगे। नेक्स्ट अब देखते हैं कि बलबन की मृत्यु हो जाती है। 1287 ईडी में स्वयं बलबन की मृत्यु हो जाती है। 1287 ईडी है। 1287 ईडी में स्वयं बलबन की दिल्ली के लाल महल बलबन की मृत्यु हुई। बलबन की मृत्यु होती है लाल महल में। उल्लेख ये मिलता है कि आगे जो भी शासक आएंगे वो लाल महल में अपना राज्याभिषेक नहीं करवाएंगे। वो उन्होंने लगता था कि बलबन का भूत यहाँ है, इतना डर फैला दिया। बलबन की मृत्यु के 40 दिन बाद, यानी 40 दिन तक ये माहौल चलता रहता है। अब ये माहौल क्या था? तो सिर पर धूल उठाते लोग, सिर पर धूल, यानी बलबन का शव को जहां से गुजारा गया था वहां से धूल उड़ाई जाती है। नंगे पैरों रहना था, नंगे पैर रहते थे लोग। इनका एग्जाम से कोई लेना देना नहीं है। जमीन पर सोना, ये सब कर रहे हैं बलबन की मृत्यु की खुशी को कारण। भिखारियों को दान देना, ये सब 40 दिन तक चलता रहा था। लेकिन आप तो सिर्फ ये ध्यान रखेंगे कि बलबन की मृत्यु कब हो जाती है? तो बलबन की मृत्यु हो गई थी 1287 ईडी में। तो ये था दोस्तों हमारा गियासुद्दीन बलबन जो पूरा हो जाता है। अब 10-1 मिनट का लेक्चर है जिसमें हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे बलबन के उत्तराधिकारी। तब तक बने रहिए। धन्यवाद दोस्तों।